हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिंपल वेस। आज हम लोग पढ़ने वाला है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपीएसएसबी जीके सेक्शन के लिए, क्योंकि आपको इंडियन पॉलिटी से एटलीस्ट 2 3 या आप 5 भी 5 तक भी मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा। ओके, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और जो एपीएसएसबी को छोड़ के जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो सब के लिए तो इंडियन पॉलिटी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। ओके, तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा इंडियन पॉलिटी के ऊपर में, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। और एपीएसएसबी का हिसाब से बोलने से इंडियन पॉलिटी से इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा क्वेश्चंस, जितना तक एनालाइज करने के बाद मैंने देखा है कि वो लोग बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है। ओके, आर्टिकल के बारे में पूछ देगा या डीपीएसपी के बारे में पूछेगा, नहीं तो कुछ सिंपल फैक्ट जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है। तो हम लोग क्विक रिवीजन करेगा, जितना पढ़ा है आप लोग वही चीज़ को हम लोग फिर से रिवीजन करेगा, और जो नया आया है आप देख लो, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ओके, तो वन लाइनर देखते हैं सबसे फर्स्ट में। Constitution was adopted by Constituent Assembly on Constitution कब adopt किया है Constituent Assembly? 26 नवंबर 1949 को Constitution जो adopt किया फर्स्ट टाइम। ओके, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए 26 नवंबर जो डेट है ना, 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोल के मनाया जाता है। ओके, इसके बाद एक्चुअली 8 नवंबर को अडॉप्ट करके इसके बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो फुल फोर्स में आ गया था, वही डेट में हम लोग ने रिपब्लिक डे भी मनाना शुरू किया है। ओके, बट फर्स्ट अडॉप्ट जो नवंबर में ही कर लिया था, 2 महीना पहले। इसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना कितना था बोलने से, पार्ट जो 22 था। ओके, आर्टिकल इतना था 395, और शेड्यूल कितना था 8 था। ये चीज़ याद रखो, क्योंकि ऐसे भी सवाल पूछता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितना था, आर्टिकल कितना था, और शेड्यूल कितना था बोल के। ओके, इसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो किसका है बोलने से, इंडिया का है। ओके, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, इसके बाद एक चीज बताओ, सबसे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था? यूएसए का था। ओके, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और जो रिटन यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो जो रिटन नहीं है। ओके, वो जस्ट वर्बल या कोई डेट का हिसाब से या कोई इवेंट के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन जो चलाता है। ओके, और बहुत फ्लेक्सिबल भी है यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको आप कैसे भी अमेंड कर सकते हैं, बहुत जल्दी अमेंड भी कर सकते हैं। ओके, वो जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यूएसए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लोग को अमेंड करने के लिए बहुत तकलीफ है, रिजिड है। ओके, इसके बाद क्योंकि वो रिटर्न में है, फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इंटरिम प्रेसिडेंट था, फर्स्ट इंटरिम, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा समय के लिए ना प्रेसिडेंट कौन बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बोलने से, ये था सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, ये फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट था क्या का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बाद में जाके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हम लोग का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, वो उन्होंने प्रेसिडेंट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बट फर्स्ट इंटरिम जो सच्चिदानंद सिन्हा बोल के। ओके, ये नाम को याद रखो। इसके बाद चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था बोलने से सबको पता है, बी आर अम्बेडकर। इसके बाद फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये ब्रिटिश लोग का रेगुलेटिंग फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट। अगर लॉस हो जब पास करता है, बनाता है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना, तो ये सब भी पॉलिटी के अंदर में आता है। तो उस समय में मेन बात क्या है कि गवर्नर जनरल कौन था बोलने से वेरन हेस्टिंग था, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी है। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वेरन हेस्टिंग, उस समय में वेरन हेस्टिंग था। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लेके आया है। ओके, फर्स्ट जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने से वेरन हेस्टिंग है
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने से लॉर्ड विलियम बेंटिक है। मैंने एक वीडियो बनाया था, ओके, फर्स्ट फर्स्ट इन इंडिया बोल के ना, फर्स्ट इन इंडिया एंड वॉल बोल के ऐसे वीडियो बनाया था एक, तो आप लोग देख लो। हमें मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट में जाके जीके में होना चाहिए, ओके। तो उसमें बताया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, जनरल गवर्नर कौन था फर्स्ट ना, सबको डिटेल में बताया है। इसका बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 में रिवोल्ट शुरू हुआ था, तो 58 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोल के पास किया था। उस समय में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो फर्स्ट था, ओके। तो उस समय में जो ये पोस्ट था ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था, उसको वाइसरॉय बना दिया, ओके। वाइसरॉय बना दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी लेके आए विद 15 असिस्टेंट, मतलब ना उसका मेंबर लोग, असिस्टेंट मेंबर लोग 15 था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल के लाया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसओएस भी बोलता है। ये क्या था बोलने से, ये जो यूके का जो पार्लियामेंट है, ओके, यूके का जो पार्लियामेंट है वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो। दैट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1858 में जो इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे पावर लेके डायरेक्ट यूके जो क्वीन था उस समय का, उन्होंने रूल करना शुरू किया, ओके। क्योंकि ये डायरेक्ट एसओएस के पास बहुत पावर था, ओके। और वाइसरॉय जो जस्ट एक आप बोल सकता है कि एक जो मिलिट्री होता है वो सबको ही दिखता था, अदरवाइज जितना भी अंडर का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एसओएस चेक करता था, ओके। दैट मीन्स उसका पास पावर ज़्यादा था। और यहाँ पे क्या था, फर्स्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ओके। इसके बाद ये 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया वही चीज़ को। इसके बाद 1858 में वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय बना दिया और एसओएस का एक पोस्ट निकाल दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओके। जो कि आज भी चलता है, यूएसए ऐसा कंट्री लोग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी भी है, जिसका पास बहुत पावर होता है प्रेसिडेंट का। इसके बाद फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट जो लॉर्ड मिंटो था। क्यों फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट दिया है बोलने से, 1909 में मोर्ले मिंटो बोल के एक पास किया था 1909 में, ओके। उस समय में क्या हुआ था कि इंडियन काउंसिल एक्ट का अंदर में आते हैं ये जो, तो उस समय में क्या हुआ था कि मोर्ले जो एसओएस था, मिंटो जो वाइसरॉय था, उन्होंने जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम लोग था, इंडियन मुस्लिम था, वो लोग को एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया। क्या किया है, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया। उसका वजह से जो लॉर्ड मिंटो है उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि एक कम्युनिटी जो रिलीजन का बेस में उन्होंने दिया था, ओके। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, 1906 में मुस्लिम लीग जो शुरू हुआ था, ओके, ढाका में शुरू हुआ था। नवाब मजीमुल्ला ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने ही शुरू किया था, ओके, 1906 में मुस्लिम लीग। इसके बाद उस समय में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इतना डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि एक्चुअली ये सब कहानी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसका ही पार्ट है हिस्ट्री का ना, मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ पे इसका बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में फिर एक पास किया है, उसमें बाई कैमरल और डीआरजी आया है। ये सब क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि ये सब जो पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ है ना इंडिया में ना, वो पॉलिटिकल का अंदर में आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चेंज हुआ है उसका जस्ट वन लाइनर टाइप ही समझ लो, जो जो इम्पोर्टेंट है वही को पढ़ा रहा है, ओके। जैसे कि यहाँ में लॉर्ड बेंटिक हो गया, वेरन हेस्टिंग, ये यहाँ में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स लोग हैं, ओके। तो यहाँ में 1919 में बाई कैमरल लेके आया है, ओके। 1919 में बाई कैमरल मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, ओके। दैट मीन्स अभी प्रेजेंटली बोलने से पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा जो कि अपर हाउस और लोअर हाउस है। स्टेट में बोलने से एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। इसका बाद डायरची भी लेके आया था। डायरची क्या था बोलने से, अकाउंटेबल एक दो गवर्नमेंट होता है एक ही सिस्टम में, दो गवर्नमेंट होगा, उसमें एक जो अकाउंटेबल रहेगा, दूसरा जो नॉन अकाउंटेबल रहेगा। नॉन अकाउंटेबल कौन था बोलने से, प्रोविंस में जो गवर्नर लोग होता है, ओके। प्रोविंस में बैठाया था डायरची, जो गवर्नर लोग होता है वो लोग जो रिजर्व सब्जेक्ट लोग को
देखता है। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब वो जो अकाउंटेबल नहीं है, ओके, पब्लिक का साथ। और जो अकाउंटेबल अकाउंटेबल था वो लोग जो जैसे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स लोग था, लेजिस्लेटिव काउंसिलर लोग था, वो लोग जो अकाउंटेबल था, वो लोग जो ट्रांसफर सब्जेक्ट को चेक करता था, ओके। यही था DRC, मतलब दो रूल जिसमें गवर्नर और जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स लोग था वो लोग जो इलेक्ट करके लेके आया था, तो वो लोग जो साथ में मिलके काम करता था, ये DRC था। ये जो दो हाउस को बोलता है, अभी भी चल रहा है, ओके, बाइकैमरलिज्म जो। एक्चुअली इंडिया में बाइकैमरलिज्म अभी भी कितना स्टेट है बोलने से, अभी भी इंडिया में 6 स्टेट है, जम्मू कश्मीर तो चला गया। बाइकैमरल क्या क्या है बोलने से देखो, इंडिया में यूपी और बिहार, ओके, यूपी और बिहार है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओके, इजी है। इसके बाद कर्नाटका और महाराष्ट्र, ओके, इसे याद करो, इजी हो जाएगा। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा यहाँ में बाई कैमरल, और प्लस जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, एमएलएस लोग का ना, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स भी होगा, ओके। यहाँ में जो कि पार्लियामेंट के हिसाब से ये जो राज्यसभा का रोल प्ले करेगा और ये जो लोकसभा का रोल प्ले करेगा, ओके। इसको बोलता है बाइकैमरलिज्म, दो होगा, ओके। ये स्टेट लोग में है। वेस्ट बंगाल भी डिमांड में था लेकिन अभी तक पास नहीं किया है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान जो 1947 में हुआ था, यही प्लान से इंडिया और पाकिस्तान को पार्टीशन दिया था, ओके। और माउंटबेटन जो सबसे लार्ज ये क्या था बोलने से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ओके, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसके बाद अगर ये लास्ट था एज ए ब्रिटिशर्स, ओके, अगर इंडिया का सबसे फर्स्ट 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन चला गया था, तो सी राजा गोपालाचार्य, ओके, गोपालाचार्य, ओके, ऐसे कुछ है, सी आर गोपालाचार्य, ये जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, ओके, 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन चले आने के बाद ये सी आर गोपालाचार्य जो वो जो इंडिया का गवर्नर जनरल बना था, ओके। ये सब आप देख लो, हाँ, ये फर्स्ट इन इंडिया बोल के एक वीडियो है, उसमें देख लो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, फर्स्ट इन इंडिया, उसमें मैंने सब पढ़ाया है ये सब। इसका बाद नेशनल एंथम कंपोज बाय, नेशनल एंथम इंडिया का जो जनगण मन है, वो जो किसने कंपोज किया बोलने से, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका बाद नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, किसने कंपोज किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। अभी देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, लेकिन कहाँ कहाँ से बनाया बोलने से, यहाँ में बहुत सारा कंट्री से इंडिया ने बोरो किया है, ओके, बोरो किया है या सेक किया है बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो पॉलिटिकल जो इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं वो लोग जो सेक किया है बोलेगा, सेक मतलब जो अच्छा है वही चीज़ को लिया है, बोरो मतलब यहाँ में बोरो वर्ड दिया है, बट कोई भी है सेम बात ही है, लिया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है बोलने से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है, ओके। इसके बाद रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया यो सिंगल सिटीजनशिप है, ओके। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर्स, इसका बाद स्पीकर का जो पावर लोग होते हैं ना स्पीकर का, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये सब जो कहाँ से लिए बोलने से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। ये इंडिया और ब्रिटेन का सिंगल सिटीजनशिप है, बट यूके, ये यूएसए ऐसा कंट्रीज लोग में, यहाँ में यूएसए ऐसा कंट्रीज लोग में डुअल सिटीजनशिप होता है। एक होता है खुद यूएसए का सिटीजनशिप होगा जो कि कंट्री का है, दूसरा सिटीजनशिप जो जो स्टेट लोग होता है ना, वहाँ में जैसे कि फ्लोरिडा हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, ऐसा बहुत सारा स्टेट है, कैलिफोर्निया होगा, ये सब स्टेट लोग में वो अलग अलग प्रोविंस है, उसका अलग से सिटीजनशिप होगा, ओके। इसलिए डुअल सिटीजनशिप बोलता है, बट इंडिया का और ब्रिटेन लोग का सिंगल सिटीजनशिप होता है। इसके बाद अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएसए से क्या क्या लिया है बोलने से, जुडिशियल सिस्टम और फंडामेंटल राइट्स लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इधर में सिंगल सिटीजनशिप को पकड़ लो, इधर में पार्लियामेंट, ओके। ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट्स हम लोग ने अमेरिका से लिया, ओके। जुडिशियल सिस्टम मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसका पास पावर जुडिशियल रिव्यू लोग ऐसा जो
कैटेगरी बोल सकते हैं या एक सिस्टम है, वो सब चीज़ को अमेरिका से हम लोग ने लिया है। इसके बाद कनाडा से हम लोग ने क्या लिया, कनाडा से हम लोग ने फेडरल सिस्टम लिया with a strong central authority, residual power, सेंटर स्टेट रिलेशन। कनाडा में क्या है कि कनाडा में भी स्टेट लोग बहुत सारा स्टेट है, बट वो लोग जो एक फेडरल सिस्टम बना के रखा है। बट फेडरल सिस्टम तो दिया है, लेकिन सेंट्रल के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। जैसे कि हम लोग का जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया का जो वो है, हम लोग भी क्वासी फेडरल सिस्टम में ही चल रहे हैं। ओके, क्वासी यूनियन तो बोलता है, लेकिन हम लोग फेडरल भी नहीं है, यूनियन भी नहीं है, बट क्वासी फेडरल बोल सकते हैं। ओके, स्टेट के पास पावर है, लेकिन एंटायरली पावर नहीं है। आखिरकार जैसे कि लाइक जब नेशनल इमरजेंसी होता है, ओके, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल्स ऐसा लोग है, या कोई कोई में सब्जेक्ट लोग होता है ना, सेंट्रल सेंट्रल स्टेट सब्जेक्ट, और एक क्या होता है रेसिडुअल सब्जेक्ट ऐसा होता है, वो सब लोग जो सेंटर चेक करते हैं कि नहीं, उसका वजह से इंडिया जो जो फेडरल सिस्टम है ना, जो कि जैसे कि गवर्नर को अपॉइंट किया है स्टेट में। गवर्नर कौन है, गवर्नर जो स्टेट का वन ऑफ द प्रेसिडेंट जैसा है कि नहीं, उसका थ्रू ही बिल विल सब पास होता है। ओके, वो जो कि खुद के स्टेट का भी नहीं होता है गवर्नर जो। तो वो सब जो लोग जो कहाँ से लिए बोलने से कनाडा से लिए है। ओके, इसका बाद आयरलैंड से हम लोग क्या लिया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्टोरेट होता है ना, वो सब प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट का कैसा इलेक्शन होना है, ओके, वो सब चीज़ जो हम लोग ने आयरलैंड से लिया है। इनडायरेक्टली होता है तो हम लोग का प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये जो एमपीस लोग होता है, एमएलएस होता है ना, जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो लोग ही वोट देता है। ओके, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने समय एक सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। ओके, तो इसी क्या हम लोग ने एमएलए को इलेक्ट किया, उन्होंने हम लोग को प्रेसिडेंट इलेक्ट करके दिया है। ओके, वो भी इलेक्टेड एमएलएस और एमपीस, नॉट नॉमिनेटेड। ओके, इसका बाद डीपीएस भी इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट, ये चीज था। ओके, एक होता है स्टेट स्टेट लिस्ट होता है, दूसरा जो यूनियन लिस्ट होता है या सेंट्रल लिस्ट होता है, एक ये कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब बीच में कभी कभार स्टेट भी यहाँ में काम करेगा होगा, वो लिस्ट में कभी कभार स्टेट सेंट्रल भी काम करेगा होगा। ओके, मतलब वो डिपेंड करेगा कि किसका कौन ये सब्जेक्ट में काम करने से अच्छा रहेगा। ओके, इसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन द कंट्री, ये ट्रेड वेड लोग जो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंटली कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जर्मनी का बात कर रहे हैं। ओके, जर्मनी से हम लोग ने क्या लिया बोलने से, जर्मनी से हम लोग ने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। ओके, इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे कि इमरजेंसी समय में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को हम लोग कैंसिल कर देता है कि नहीं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के नेशनल इमरजेंसी समय में जितना भी फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स है, वो लोग जो सस्पेंड हो जाता है। ओके, कहाँ से लिया है, जर्मनी से। सोवियत यूएसएसआर रशिया, उससे क्या लिया है हम लोग, 5 इयर्स प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया है, हम लोग ने रशिया से लिया। रशिया जो थोड़ा डिसिप्लिन कंट्री है, तो ड्यूटीज व्यूटीज करके। ओके, इसके बाद आप ये जर्मनी का भी देख सकते हैं, इमरजेंसी खत्म कर देना है, नाजी साजी लोग का पावर था ना, है कि नहीं, इमरजेंसी सस्पेंड कर दो, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दो इमरजेंसी समय में, ऐसा टाइप का। ओके, और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत कुछ लिया है। इसको हम लोग 35 को ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ बोरो किया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल ड्यूटी, ये सब। ओके, साउथ अफ्रीका से हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जो अमेंड करता है कि नहीं, राज्यसभा में पास करेगा, लोकसभा में पास करेगा, मेजोरिटी से या सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, वो सब चीज लोग जो हम लोग ने साउथ अफ्रीका से सीखा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल। स्टार्टिंग में शेड्यूल कितना था, नया नया जब बनाया था 8 था, लेकिन अभी फिलहाल में 12 है। ओके, 12 शेड्यूल है। तो सबसे फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है बोलने से, डील विद टेरिटरीज, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का जो टेरिटरीज है ना, उसको डील करते हैं। ओके, शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 में सैलरीज,
टू में क्या है, सैलरी का बात करते हैं, अलाउंस का बात करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, जज, सीएजी एक्सेट्रा ना, ये लोग का जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट में है वो लोग का सैलरी का बात करता है। ओके, इसके बाद नंबर 3 में ओथ एंड अफर्मेशन, जो एमपीस लोग हो गया ना, जो भी जितना भी एमपी हो गया, जजेस हो गया, जितना भी जो हाई ऊपर में जो मेंबर्स लोग होते हैं ना, वो लोग का ओथ और एफर्मेशन होता है, वो सब जो शेड्यूल 3 में आता है। फर्स्ट में क्या है, टेरिटोरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज का जितना भी टेरिटोरी से डील करेगा। यहाँ में नेक्स्ट में सैलरी, ये चीज को देखो, टेरिटोरीज, सैलरी, यहाँ में ओथ टेकिंग की बात कर रहे हैं। शेड्यूल 4 में राज्यसभा, ओके, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जितना भी राज्यसभा का सीट जाना है ना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का एक राज्यसभा सीट है, वो सब जो शेड्यूल 4 में आता है। ओके, राज्यसभा का सीट, ओके, सीट्स का बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद शेड्यूल 5 में क्या है कि शेड्यूल 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, जो एसटी एरिया लोग होते हैं ना, एसटी एससी एरिया लोग होते हैं ना, वो एरियाज लोग को कैसे रूल करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है। ओके, वो सब जो शेड्यूल 5 में आता है। ओके, शेड्यूल 6 में, यहाँ में असम, यहाँ में एक नहीं दिया। ओके, त्रिपुरा भी होगा। असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट में ट्राइबल एरिया लोग को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है। ओके, उसका वजह से शेड्यूल 6 का वजह से यहाँ में ऑटोनोमस काउंसिल देता है। ओके, क्या है, ऑटोनोमस काउंसिल देता है। ऑटोनोमस काउंसिल मतलब कोई ट्राइबल एरियाज हो गया वहाँ का, जो जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वो एरियाज में वो लोग खुद से एक काउंसिल बना के गवर्न करेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ओके, उसको हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल बोलते हैं। कहाँ कहाँ में होगा, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ओके, ये 4 स्टेट में। फिर हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी ऑटोनोमस काउंसिल मांग रहा था, बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो शेड्यूल 5 में आता है। ओके, नॉट इन शेड्यूल 6। इसके बाद शेड्यूल 7 में क्या है, यहाँ में लिस्ट का बात कर रहा है, सब्जेक्ट्स, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग को कैसे सेपरेट करना है। शेड्यूल 8 में हम लोग के पास रीजनल लैंग्वेज कितना है। ओके, या स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज ना, तो रीजनल लैंग्वेज हम लोग के पास जो रिकॉग्नाइज करके है वो जो 22 है। ओके, इसके बाद नंबर 9 में क्या है बोलने से, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम एबोलिशन ना, एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही कर दिया था। जैसे कि कुछ कुछ एक लोग था जो कि लैंड रिफॉर्म, जमीन, वो सब जमींदारी सिस्टम ना, वो सबको एबोलिश करके रखा था। ओके, ये शेड्यूल 9 में। इसके बाद शेड्यूल 10 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो एंटी डिफेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एंटी डिफेक्शन शेड्यूल 10 का ला, ये 52 अमेंडमेंट में 1985 में, 52 अमेंडमेंट 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो लेके आया था। ओके, तो एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब जैसे कि कोई पार्टीज लोग हो गया ना, एमपीस और एमएलएस लोग में चलता है। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो लोग को डिस्क्वालीफाई करना, वो लोग का रूल रेगुलेशन कैसा रहना है। ओके, आप फटक से पार्टी चेंज नहीं कर सकता है, अपना पार्टी का अगेंस्ट में आप नहीं बोल सकता है, वो सब कुछ कुछ वो लोग का रूल्स होता है। ओके, वो लोग को बाइंडेड करके रखता है, क्योंकि वो लोग जीतने के बाद, जैसे कि कोई एमएलए होगा, जैसे कि वो बीजेपी में बीजेपी का टिकट से उठा, बाद में जीतने के बाद उसको, वो जो फटक से कांग्रेस में चला गया या कोई दूसरा पार्टी में चला गया, आम आदमी पार्टी में चला गया, ऐसे बहुत होता था 1985 का आगे में। उसका वजह से उन्होंने 1985 में ये एक रूल बनाया, अगर आप बीजेपी में उठाए तो बीजेपी में ही 5 साल करना पड़ेगा। आप अगर छोड़ के जाएगा या कुछ करेगा तो आपको, आपका जो एमपी या एमएलए पोस्ट है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ है, कुछ कुछ बहुत लंबा चौड़ा रूल है, ना डेप में नहीं जाएगा। आपको बस क्या याद रखना है, 1985 में 52 अमेंडमेंट, शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बाद शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स है, ये पंचायत का बात कर रहे हैं। ओके, 73rd अमेंडमेंट, ये भी 1992 का ही बात था। ओके, 1992 में 73rd अमेंडमेंट में पंचायत लेके आया। इसके बाद शेड्यूल 12 में म्युनिसिपल, वही सेम साल में 74 अमेंडमेंट में 1992 में। ओके, ये म्युनिसिपल का बात करेगा शेड्यूल 12 में, शेड्यूल 11 में पंचायत का बात करेगा। ओके, तो यहाँ में कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखना है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट शेड्यूल पूछेगा, शेड्यूल 5 में क्या है या शेड्यूल 6 में क्या है, नहीं तो आपको ये स्टेटमेंट दे देगा वो कौन सा शेड्यूल का है। ओके, इसका बाद पार्ट
पार्ट स्टार्टिंग में कितना था 22 था, अभी बन गया 24 पार्ट। ओके, यहाँ में कितना है 24 पार्ट, यहाँ में इतना क्लैरिटी नहीं होगा, सब देखना नहीं है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बोलने से, आपको फर्स्ट में पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है, यहाँ में ये पार्ट है। ओके, ये पार्ट है और ये पार्ट 4 है। ओके, तो यहाँ में आपको यूनियन टेरिटोरीज का देखना है। ओके, सबसे पार्ट 1 देखना है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, 1 5 से लेकर 11 तक होगा। इसके बाद पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद पार्ट 4A, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, जो टिक मार रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद हाँ, इतना तक ही है अभी के लिए, मेरा ख्याल से इतना तक जानने से हो जाएगा। ओके, और हो सकने से या में यूनियन और स्टेट को भी देख लो। इसका बाद नेक्स्ट में अब इसको देख सकता है, ये चीज, ये दोनों को। ओके, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ओके, और यहाँ में 9B भी होगा। ओके, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा 9B में। ओके, 9 में क्या है, पंचायत है, 9B में म्युनिसिपैलिटीज, ये चीज को देख लेना है। ओके, इसके बाद यहाँ में ये इलेक्शन को देख लो, 15 में है। इसके बाद 18 में इमरजेंसी है, ये जो नेशनल इमरजेंसी ना, उसको देख लो, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक ना, ये चीज़ को देख लो, नेशनल इमरजेंसी। और बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो टिक मक मारा है उसको थोड़ा देख के जाओ। ओके, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग को पता है पार्ट 3 में आता है। ओके, ये फंडामेंटल राइट्स जो, ये इसको थोड़ा डिटेलली पढ़ना पड़ेगा, ये इसको। ये सिटीजनशिप देखो, फर्स्ट में क्या है, 1 to 4 जो यूनियन टेरिटोरीज का नाम, उन लोग को टेरिटरी को कैसे बढ़ाना है, वो सब का बारे में है। इसके बाद 5 से लेके 11 तक जो सिटीजनशिप के बारे में है। ओके, सिटीजनशिप मतलब आपको सिटीजनशिप कैसा मिलेगा, बाहर देश में कितना दिन तक भेज सकता है, बाहर का आदमी इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ में पार्टीशन के बारे में भी थोड़ा बताया है। ओके, ये सब चीज़ ही है ये सब में, लेकिन डिटेल हम लोग ये चीज, ये तीनों को पढ़ेगा। ओके, थोड़ा डिटेल वे में, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारा आता है। ओके, तो पार्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग, फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स जो यहाँ में 6 भाग में भाग किया है। ओके, 6 भाग में क्या है बोलने से, आर्टिकल 14 से लेके 18 को राइट टू इक्वलिटी बोलता है, आर्टिकल 19 से लेके 22 को राइट टू फ्रीडम बोलता है, 23 एंड 24 को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बोलता है, 25 से लेके 28 को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका बाद 29 to 31 को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, इसका बाद 32 to 35 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, लेकिन हम जितना तक जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके भागने के लिए ट्राई करेगा। ओके, क्योंकि हम लोग के पास समय कमी है। सबसे फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, लॉ का आगे में सब इक्वल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि सेक्स हो गया, रेस हो गया। ओके, इसके बाद कास्ट, कलर जो भी है, वो सब चीज़ को लेके आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को भी। ओके, इसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे कि लाइक आप पब्लिक सर्विस में ना, पब्लिक सर्विस में जैसे कि आप APSSB का एग्जाम दे रहे हैं। ओके, आपको बोलेगा कि आप काला है, नहीं तो आपका ट्राइब अलग है, आप APSSB एग्जाम नहीं दे सकेगा, ऐसे नहीं होगा, सबको इक्वली इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ कैटेगरीज होता है, ऐसे नहीं है कि अभी बोलेगा कि कोई बाहर स्टेट का होगा तो आप नहीं बोल सकता है कि हमको भी अनरिजर्व कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी में रख, ऐसे नहीं होता है। बट स्टेट अपना अपना स्टेट में भी कुछ कुछ प्रोविजंस होता है। ओके, बट जो सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस होता है ना, उसमें आप ये इक्वल टू अपॉर्चुनिटी वहाँ में दिखाई जाएगा। और कुछ कुछ रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन जैसे कि ST SC या OBC लोग के लिए होता है ना, जो रिजर्वेशन होता है, वो लोग का जो स्टेटस होता है ना, लिविंग स्टेटस बहुत लो में है, उसको अपग्रेड करने के लिए ही ये जो रिजर्व कैटेगरी है वो बना के रखा हुआ है। ओके, उसको इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट ये अपॉर्चुनिटी का बात है। इसके बाद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पहले अनटचेबिलिटी बहुत था, आजकल इतना नहीं है, बट इवन दो कोई कोई जगह में है अनटचेबिलिटी अभी तक भी, वो जो आर्टिकल 17 में है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स जैसे कि लाइक देखो, आप पद्मश्री हो गया, कुछ अवार्ड जीत किया गया, तो
आप डायरेक्ट अपना नाम में टाइटल लगा के नहीं घूमेगा। ओके, आप जो मतलब टाइटल, क्योंकि कोई कोई होता है ना, कोई कोई कुछ अवार्ड जीत के आता है तो डायरेक्ट हम गोल्ड मेडलिस्ट ऐसा बोल के नहीं घूमेगा। ओके, वो टाइटल लेके नहीं घूमेगा, क्योंकि उससे आदमी का जो लेवल होता है ना, सिटीजन, एक ही सिटीजन है तो सिंगल सिटीजन सिटीजनशिप इन इंडिया में तो मतलब आदमी को एक अपर कास्ट लोअर कास्ट बना देता है। ओके, ये टाइटल्स का वजह से, उसका वजह से उसको एबोलिश करके रखा है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। ओके, 19 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे कि 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं में भी कुछ स्पीच भी मार सकता है, एक्सप्रेशन भी मार सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुल, मतलब आप असेंबल भी कर सकता है, ग्रुप जमा भी हो सकता है, लेकिन पीसफुली करना है, विदाउट आर्म्स, ध्यान रखना है, आप बंदूक बंदूक लेके मत आ जाओ या कुछ आर्म ना। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकता है, यूनियंस भी बना सकता है, आपका मर्जी है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, कोई भी इंडिया का कोई भी टेरिटरी कंट्री में आप फ्रीली घूम सकता है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं में भी सेटल हो सकता है, रिसाइड कर सकता है। ओके, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोविजन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, आप कहीं में भी कुछ प्रोफेशन भी कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, बिजनेस ऑक्यूपेशन कुछ भी कर सकता है इंडिया का कोई भी टेरिटरी में। ओके, बट जैसे कि एस टी स्टेट हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट लोग में ना, ये प्रोविजन जो इंटायरली नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसका इतना डेपली नहीं जाएगा। लेकिन ये सब प्रोविजन जो जो भी है ना, जैसे कि लाइक देखो, आप कहीं में रिसाइड कर देगा, घूमेगा, फ्रीली घूम सकता है टेरिटरी में, बट ऐसे कि इंडिया में इनर लाइन परमिट चाहिए होता है ना, आईएलपी चाहिए होता है, ऐसे कुछ कुछ लेके आप घूम सकता है फ्रीली। ये सब कुछ कुछ, ये जो एसटी हो गया, वहाँ का इनहिबिटेंस हो गया, वो सब का जो रिलीजन्स है, वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सब कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज आप फ्रीली कर सकता है। ओके, इसके बाद आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जैसे कि लाइक देखो, यहाँ में ना कुछ कुछ ऐसे अरेस्ट करता है ना, खुद को आप इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ऐसे कि लाइक आप कुछ गलती नहीं किया है, बट आप जबरदस्ती खुद को क्राइम नहीं घोषित नहीं करा सकता है। और यहाँ में आर्टिकल 20 में ऐसे कुछ कुछ है, जैसे कि लाइक देखो, कोई पुलिस हो गया या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गया, जैसे कि आपको वारंट वारंट नहीं ला के आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, यहाँ में कुछ कुछ अपना राइट है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल की लाइक आप कुछ चोरी किया है, ओके, समझ लो कि कुछ चोरी किया है, तो आपका सजा सोच लो कि ओनली 6 मंथ्स है। ओके, तो आपको चोरी का सजा के लिए 2 साल, 2 इयर्स ना, आपको बंदी नहीं बना सकते हैं। आपको 6 महीना है तो 6 महीना ही होगा। अगर आपका कुछ सीरियस केस है, मर्डर केस है, जैसे कुछ कुछ बड़ा केस है, तो आपको जल्दी नहीं छोड़ सकता है, आपको जितना तक बैठना है उसको सजा जो भुगतना ही पड़ेगा। ओके, वो सब चीज़ लिखा हुआ है आर्टिकल 20 में, और खुद को प्रोटेक्ट करने का भी बात कर रहा है। ओके, यहाँ पे इसके बाद आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 जो वन ऑफ द बेस्ट है एक इंडिया सिटीजन्स के लिए ना, इंडियन में सिटीजनशिप बनने के लिए, क्योंकि यहाँ में बहुत वेराइटी ऑफ पर्सनल लिबर्टी दे के रखा हुआ है। राइट टू लाइफ ना, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू स्लीप हो गया, आप कुछ राइट टू थॉट, वो सब चीज़ लोग ना यहाँ में आता है। ओके, राइट टू पर्सनल लिबर्टी में। इसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, आप अगर कुछ खराब काम नहीं किया है, बट आपको अरेस्ट करने आया है, ये सब चीज़ में भी आप ये आर्टिकल 22 यूज़ कर सकता है। ओके, ये आर्टिकल 20 और 22 जो रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ में एक डिटेंशन होता है। ओके, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है एक, यो क्या होता है, पुनिटिव डिटेंशन। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब देखो, आप अगर आप कुछ खराब काम करने वाला है, जैसे कि अब पुलिस लोग को पता चल गया, ओके, कि आप कुछ खराब काम करने वाला है, तो आपको पकड़ के रख देगा। ओके, प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है कि आप खराब काम कर चुका है, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल रहा है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कोई कोई जो इलाइट सोसाइटी लोग हो गया, जो पावरफुल इंसान लोग होता है ना, जो सिस्टम में बैठता है, वो लोग कभी कभार ये गलत फायदा के लिए भी उठाता है। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो अपना फायदा के लिए आपको अरेस्ट भी करा देगा होगा, लेकिन ये ज़्यादा ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आपको जल्दी ही छोड़ देता है,
बट प्यूनिटिव डिटेंशन में आपने कुछ गलती किया है तभी अरेस्ट किया है। ओके, ये सब चीज़ यहाँ में आर्टिकल 22 में है। और आर्टिकल 21 ए में आपको राइट टू एजुकेशन मिलेगा। स्टेट को एक दिया हुआ है कि कोई भी बच्चा इंडिया का क्या बोलता है 6 साल से लेके 14 ईयर्स तक, ओके, 6 साल से लेके 14 ईयर्स तक ये कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है बोल के ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके, राइट टू एजुकेशन जो कि 82 अमेंडमेंट में 86 अमेंडमेंट में 2002 में 86 अमेंडमेंट 2002 में ये आर्टिकल 21 ए जो पास किया था जो कि राइट टू एजुकेशन था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 में क्या बोला है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर को रुकाना है ही बोलता है। ओके, फोर्स लेबर नहीं करा सकता है या ह्यूमन ट्रैफिक नहीं कर सकता है, वो जो क्राइम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 24 में क्या है, जो चाइल्ड लेबर होता है ना, चाइल्ड लेबर होता है जैसे कि फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जो 14 ईयर्स से छोटा है ना, वो सब अगर काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज लोग में ना जिसमें हार्मफुल हजार्ड वो जगह में, तो जो काम करा रहा है मालूम है, जो मालिक या ओनर जो भी है उसको भी अरेस्ट करेगा। ओके, अगर आप 14 ईयर्स से छोटा इंसान लोग को, बच्चा लोग को आप काम करा रहे हैं। ओके, तो ये सब है आर्टिकल 24 में। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ओके, सेकुलर कंट्री है, तो 25 से लेके 28 में काफी रिलीजियस राइट दिया हुआ है, जैसे कि आप फ्री प्रोफेस कर सकता है, कोई भी रिलीजन को आप मान सकता है, आप रिलीजियस रिलीजियस का जो अफेयर्स होता है ना उसको आप मैनेज कर सकता है। ओके, इसी के लिए आप कुछ टेम्पल हो गया, चर्च हो गया या मस्जिद हो गया, आप बना सकते हैं, कोई कहीं में भी कुछ भी बना सकते हैं। आप वहाँ का जो रिलीजियस अफेयर्स हो गया ना वहाँ का वो सबको आप चला सकते हैं अच्छा से। ओके, टैक्सेस भी ले सकते हैं, जैसे कि लाइक देखो कोई कोई रिलीजन होता है उसके लिए अपना रिलीजन के लिए टैक्स वैक्स भी लेता है, वो भी ले सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप देखो कोई भी रिलीजन हो गया जैसे कि क्रिश्चियन रिलीजन्स लोग का स्कूल्स लोग होता है कि नहीं, इंस्टीट्यूशंस होता है, तो वहाँ में आप ऐसा रिलीजन का स्कूल बना सकता है, आप अपना जो रिलीजन है उसको पाठ भी पढ़ा सकता है, बट आप जो एंटी नेशनल नहीं होना है। ओके, हमेशा एक चीज याद रखना है कि आप रिलीजन में कुछ भी चीज कर सकते, इंस्टीट्यूशन चला सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टैक्स ले सकता है, रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकता है, कोई भी प्रोफेस कर सकता है, बट आप जो कभी भी एंटी नेशनल नहीं होना है। ओके, एंटी नेशनल नहीं होके जो भी है अपना रिलीजन में कर सकता है। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है बोलने से आर्टिकल 29 में प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, जो माइनॉरिटीज होता है ना जैसे कि ओबीसीज हो गया, एसटी एससी, ये सब लोग का बहुत माइनॉरिटीज लोग है, तो वो लोग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, आर्टिकल 29 में। इसके बाद आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज लोग एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये माइनॉरिटी एसटी ओबीसी जो भी है वो लोग जो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल के उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है, जैसे कि रिलीजियस लोग के लिए दिया हुआ है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वैसे ही जो माइनॉरिटीज है वो लोग भी अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में यहाँ में 32 से लेके 35 तक है। 32 में आर्टिकल 32 में क्या दिया है बोलने से अगर आप कोई फंडामेंटल राइट्स, अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है अगर कोई उसको वायलेट कर रहा है या आपके साथ खराब काम कर रहे हो जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स जो आपको नहीं मिल रहा है, तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में दिया है। ओके, आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं। इन केस आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करना है बोले 226, ओके, हाई कोर्ट में आप चैलेंज भी कर सकता है वही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए। इसके बाद मतलब ये फंडामेंटल राइट्स, अगर 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 आपका फंडामेंटल राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, ओके, ओनली इन फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसके बाद यहाँ में आर्टिकल 33 में क्या है बोलने से जो फोर्स लोग है ना, जो आर्मी लोग होते हैं ना, वो लोग जो यूनियन एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हैं, जितना भी यहाँ में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है ना, जितना भी फंडामेंटल राइट्स दिया है वो लोग नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है, नॉट फॉर आर्मीज। ओके, जो फोर्स मिलिट्री पैरामिलिट्री लोग है वो लोग के लिए पूरा फंडामेंटल राइट्स नहीं देगा। इसी के लिए देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, यूनियन एसोसिएशन बनाएगा,
अगर आर्मी लोग यूनियन एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया तो रिस्की है कि नहीं है? कोई बोलेगा हम एक एसोसिएशन बनाएगा आर्मी का, वो लोग पूरा वहां में लीडर भी चूज कर लिया, वो लोग बंदूक बंदूक लेके खड़ा होने से, तो वो लोग को तो फिर कैसे मैनेज करेगा, है कि नहीं? उसके लिए आर्टिकल 33 में जो पैरामिलिट्री फोर्स लोग है वो लोग को फंडामेंटल राइट्स जो कोई कोई जगह में एब्सटेंड करके रखा है। ओके, इसका बाद मार्शल लॉ, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ का बात कर रहे हैं। मार्शल लॉ इसी के लिए देखो, कोई कोई पार्ट में ना, जैसे कि समझ लो इंडिया में, समझ लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में अगर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, ओके, अरुणाचल प्रदेश में अभी के लिए प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, नहीं होना चाहिए, बात चल रहा है, जस्ट इमेजिन कर लो। तो प्रेसिडेंट रूल चल चल रहा है, तो जो असम है, जस्ट उसका नेबर स्टेट है, उसमें कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, पूरा सिचुएशन खराब चल रहा है, बट असम जो जो स्टेट है, जो अभी वो लोग को हिमंता बिस्वा शर्मा जो सीएम है, वही दमादम चला के बिंदास घूमेगा, उसमें पूरा नॉर्मल रहेगा। ऐसे ही कुछ मार्शल लॉ का बात कर रहे हैं कि हर जगह में सेम नहीं होता है। ओके, इसका बाद आर्टिकल 35 में जो फंडामेंटल राइट्स का सबसे लास्ट है, लेजिस्लेशन क्यों दिया है बोले से, जितना भी फंडामेंटल राइट्स है ना, जो भी फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ में जितना भी फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ में 6 पार्ट है उसका, ये आर्टिकल 35 में क्या दिया है कि ये सब चीज लोग जो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट ना, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हो गया, या एमएलएस लोग का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोग है ना, वो लोग, उसको एमएलए को छोड़ ही दो, बस पार्लियामेंट को ही सोच लो ना, राज्यसभा और लोकसभा है, वो लोग उसको एमेंड करेगा, वो लोग बनाएगा, वो लोग उसको कैसे कर्व करना है ना, वो लोग पॉलिसी मेकर है, लेजिस्लेशन लोग ही कंट्रोल कर सकता है वो चीज को ना, नल एंड वॉइड करना है ना क्या नहीं करना है, आर्टिकल 35 में वो दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया था? आयरलैंड से। ओके, इंपॉर्टेंट है, हम लोग किससे बोरो किया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी बोरो किया था, याद रखना है। ओके, पार्ट 4 में आते हैं ये चीज, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, कहाँ से देखो, आयरिस, आयरिस से बोरो किया है। आयरिस ने किससे बोरो किया था? स्पेन से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग को, बस आयरिस याद रखना है, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना स्पेन से लिया है। तो डीपीएसपी जो 3 पार्ट में है, एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक है गांधीयन प्रिंसिपल, एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ओके, सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब जो सोसाइटी को लेके ना, पब्लिक को लेके ज्यादा ही डेप्थ में बैठता है। ओके, वो सब चीज को हम लोग सोशलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि देखो आर्टिकल 39A में क्या लिखा है, फ्री लीगल एड, मतलब फ्री देना है। ओके, जो भी पब्लिक का सामान, सोशलिस्ट का प्रिंसिपल ही है, जो पब्लिक का सामान होता है ना, जो सोशलिस्ट मतलब जो भी ज्यादातर पब्लिक पब्लिक वेलफेयर के लिए ही है सोशलिस्ट लोग ना, उन लोग का एजेंडा ही, मोटो ही ऐसा है। ओके, ये देखो 39A में फ्री लीगल एड का बात कर रहे हैं। ओके, ये सब चीज। इसके बाद यहाँ में गांधीन प्रिंसिपल, गांधीन प्रिंसिपल महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी ने क्या बोला था? आर्टिकल 40 में देखो, यहाँ में विलेज पंचायत का बात कर रहे हैं। ओके, क्या है? विलेज पंचायत का बात कर रहे हैं आर्टिकल 40 में, ठीक है नहीं? तो ये सब चीज देखो, यहाँ में 48 में एनिमल, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री या काउ, ये सब लोग, काउ ये सब को स्लॉट नहीं करना है, जो दूध देता है, एक ही नहीं, ये सब एनिमल हस्बेंड्री का बात कर रहा था यहाँ में। तो वो सब क्या था कि गांधीयन प्रिंसिपल्स था। और सोशलिस्ट में फ्री देने का बात करते रहता है। ओके, ये सब चीज पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ में आर्टिकल 39A को देखो, या में आर्टिकल 40 को देखो। ओके, 40 48 को देखो। इसका बाद यहाँ में आर्टिकल 44 लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये जो लिबरल, सोशलिस्ट भी नहीं है, गांधीयन प्रिंसिपल भी नहीं, बट ये जो एक लिबरल, समझ रहा होगा, लिबरल और इंटेलेक्चुअल ना, जो कि थोड़ा लिबरेट है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, वो लोग ने यहाँ में यूसीसी, यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, जो कि सब कुछ सेम होना है इंटायर कंट्री में। इसके बाद 45 में क्या था? जो 6 साल से छोटा बच्चा लोग है ना, 6 साल से जितना भी छोटा बच्चा लोग है, वो लोग को एजुकेशन देने का बात कर रहा था। ओके, एजुकेशन देने का बात कर रहा था 44 45 में। यहाँ में 48 में क्या था? वही एनिमल, एनिमल वाला। इसके बाद 49 में क्या है? 49 में मोनूमेंट्स लोग हो गया। इंडिया में जितना भी मोनूमेंट्स लोग है ना, वो लोग को जो भी है वो सब चीज को हम लोग को वो रखना है। ओके, प्रिजर्व करके। 50 में क्या था?
जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करके रखना है। ओके, वो दोनों का पावर को सेपरेट करके रखना है। ओके, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करके रखना है बोल के है ये सेपरेशन ऑफ पावर। इसके बाद 51 में क्या है, जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल का साथ जो दूसरा कंट्री लोग का साथ जो एक पीस मेंटेन करना है कि नहीं, एक पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, वो सब लोग का यहाँ में आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। देन मीन्स आप समझ सक रहा होगा कि लिबरल इंटेलेक्चुअल जो बस बड़ा बड़ा चीज लोग का बात कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल चीज का बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ में 51 को देखो जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, 50 को देखो ये सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 44 को देख लो। ओके, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये रहा डीपीएसपी। नेक्स्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज का बात करते हैं। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज जो क्या था बोलने से, एक स्वर्ण सिंह कमेटी बोल के था, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये शुरू किया था, कब शुरू किया था बोलने से 1976 में। ओके, 1976 में शुरू किया था, 42nd सिटीजनशिप अमेंडमेंट। ओके, इस समय शुरू किया था। ओके, और ये पार्ट पार्ट फोर पार्ट 4A में आता है। ओके, ये जो पार्ट 4A में आता है, और आर्टिकल बोलने से ये जो 51A में आता है। ओके, ये चीज याद रखना है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ में आता है, पार्ट 4 पार्ट में, और से 4A में आता है। आर्टिकल बोलने से 51A में आता है। ये कब एडॉप्ट किया था बोलने से 42nd अमेंडमेंट 1976 में एडॉप्ट किया था। किसने शुरू किया था, स्वर्ण। ओके, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो यहाँ में देख लो फंडामेंटल ड्यूटीज लोग हैं, ये सब क्या क्या नहीं करना है। यहाँ में देख लो कि हम लोग को रेस्पेक्ट करना है आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस लोग को, नेशनल फ्लैग, एंथम। ओके, यहाँ में सिक्युलरिज्म, नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी लोग को, कल्चर को प्रिजर्व करना है, सोवेरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, डिफेंड आवर कोस्ट कंट्री, इवन हम लोग को अपना कंट्री को डिफेंड करना है, कोस्ट ऑफ आवर लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेस, डाउरी, गैम्बलिंग, ये सबको अवॉइड करना है। ओके, इसके बाद यहाँ में इंडिविजुअल एक्टिविटीज लोग के बारे में भी बात कर रहे हैं। ओके, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके बाद स्टेट फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट कब फॉर्म हुआ है वो भी पूछ देते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट आंध्र प्रदेश 1953 में फॉर्म हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में फॉर्म हुआ है। ओके, ये दोनों। ओके, फर्स्ट में ये बॉम्बे था, क्या था, बॉम्बे था, उसको सेपरेट किया है महाराष्ट्र और ये गुजरात। इसका बाद नागालैंड। ओके, 1963 में नागालैंड, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। हरियाणा 1966 में पंजाब से सेपरेट हो गया था। इसका बाद हिमाचल प्रदेश 71 में आया है। इसका बाद ये तीनों। ओके, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये 72 में हुआ है तीनों ही। ओके, जब मिजोरम मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया था। ओके, वही सेम साल में ये मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर को स्टेट डिक्लेयर किया था। ओके, सिक्किम को 75 में, मिजोरम, देखो ये तीन, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये यूनियन टेरिटरी 1972 में दिया था। इसके बाद स्टेट डिक्लेयर किया है 1987 में। ओके, ये याद रखना है। इसके बाद साथ साथ में गोवा को भी 1987 में स्टेट डिक्लेयर किया था। इसके बाद रिसेंटली बोल सकते हैं, रिसेंटली मतलब 2000 को ही। ओके, अभी कहाँ रिसेंटली ना, 23 इयर्स पार हो गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों को स्टेट डिक्लेयर किया था। छत्तीसगढ़ आप बोल सकते हैं उड़ीसा का पार्ट, और इधर में मध्य प्रदेश का पार्ट लोग से ना ये छत्तीसगढ़ बना था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, और बिहार से झारखंड बना था। ओके, तेलंगाना तेलंगाना जो 2014 रिसेंटली हुआ है ये वाला। ओके, आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ। इसके बाद नेशनल इमरजेंसी जो कौन सा आर्टिकल में आता है बोलने से, आर्टिकल 352। ओके, और यहाँ में सब फंडामेंटल राइट्स बैन हो जाता है। ओके, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 जो कि राइट अगेंस्ट ऑफेंस है, और यहाँ में पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों जो ये दोनों जो बैन नहीं होता है। ओके, याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी में सब कुछ बैन हो जाएगा एक्सेप्ट दिस टू। प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट का जब डिफंक्शन हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिफंक्शन रहने से, आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट रूल बिताता है। ओके,
फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं हुआ इंडिया में, बट ये जानना है आर्टिकल 360 में होता है। ओके, इसके बाद लोकसभा में टोटल कितना सीट है? 552 सीट है मैक्सिमम सीट। राज्यसभा में 250 है। ओके, यहाँ में 2 नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ में 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ओके, ये भी याद रखना है। मिनिमम एज, मिनिमम एज एमपी जो लोकसभा और एमएलए लोग के लिए 25 इयर्स मिनिमम चाहिए। ओके, बट जो एमपी है, जैसे कि राज्यसभा हो गया, राज्यसभा का एमपी के लिए 30 इयर्स चाहिए। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, समझ रहे हैं ना, ये एमएलए के लिए 25 चाहिए, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 इयर्स चाहिए। ओके, इसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। ओके, लोअर हाउस बोलते हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। ओके, और ये राज्यसभा, राज्यसभा ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करता है, कोई कोई जगह में नॉमिनेट भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इसको राज्यसभा को एमएलए लोग इलेक्ट करते हैं, एक्चुअली इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ में इसको अपर हाउस बोलते हैं। ओके, अपर हाउस, क्योंकि ये जो जितना भी होता है ना, ये सब लोग जो बैलेंस करते हैं पावर को। ओके, ये स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा जो। इसके बाद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का मिनिमम एज है 35, 35 होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसके बाद मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है हर साल। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करता है बजट से। ओके, क्या है, बजट सेशन से स्टार्ट करेगा। इसके बाद मूनसून, ओके, मूनसून सेशन होगा। इसके बाद विंटर सेशन। ओके, पार्लियामेंट हो या जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, हमेशा 3 सेशन होते हैं। ओके, 3 सेशन, ये 2 सेशन के बीच में 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं होना है। ओके, ये दो या ये दो। ओके, ये ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग कौन चेयर करता है? स्पीकर। स्पीकर किसका है? स्पीकर जो लोकसभा का, लोकसभा का जो स्पीकर को स्पीकर बोलते हैं। बट राज्यसभा का जो वो होता है ना, उसको चेयरमैन बोलते हैं। और वो कौन होता है बोलने से? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमेशा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। ओके, तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है बोलने से? राज्यसभा प्लस लोकसभा साथ में बैठेगा। इसे कि देखो, कुछ कुछ बिल हो गया ना, कुछ कुछ बिल हो गया राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में पास किया है लेकिन लोकसभा पास नहीं हुआ है। अगर बिल राज्यसभा ने बनाया तो लेकिन कोई कोई बिल होता है कि लोकसभा में पास हो गया, उन्होंने ही बनाया था, लेकिन राज्यसभा में उसको पास नहीं कर रहे। ऐसा बिल लोग जो जब फंसते रहते हैं ना, उस समय में प्रेसिडेंट जो ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाता है, और जो वो ज्वाइंट सिटिंग को स्पीकर ही चेयर करेगा। ओके, वो चीज को स्पीकर ही चेयर करेगा। और वहां में हमेशा इसके बाद वो लोग को वोट देने देगा। वोट देने देगा तो ऑब्वियसली जो राज्यसभा का जो व्यू होता है वही जीतता है, क्योंकि यहाँ में देखो इंसान लोग कितना है, लोकसभा में 552 ही है, राज्यसभा में बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जितना भी हल्ला करो राज्यसभा, बाद में जाके लोकसभा जिसको मानता है या कहाँ में बिल पास करना है सोचता है ना, उसमें ही जीत जाता है। ओके, जॉइंट सिटिंग में वो सब डेब है। थोड़ा डेब में बोलने से वहाँ में स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी इस लोग होता है कोई कोई बिल लोग में ना, जैसे कि फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या होता है? वो जो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है फाइनेंशियल बिल ना, कि फाइनेंशियल नहीं है, मनी बिल। ओके, मनी बिल, मनी बिल होना है कि नहीं होना है वो कौन डिसाइड करेगा? ये स्पीकर। और मनी बिल को प्रेसिडेंट जो उसको विटो नहीं मार सकता है, वापस नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट साइन मारना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही वो प्रेसिडेंट का थ्रू ही जाता है मनी बिल। ओके, अदरवाइज फाइनेंशियल बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, वो सब चीज़ में ये क्या बोलता है, प्रेसिडेंट उसको विटो मार सकता है या वापस दे सकता है। ऑर्डिनरी बिल्स लोग जो राज्यसभा भी ला सकता है, फाइनेंशियल बिल को भी राज्यसभा ला सकता है, कोई कोई फाइनेंशियल बिल। बट मनी बिल जो ओनली लोकसभा ला सकता है। ओके, ओनली लोकसभा। इसके बाद मनी बिल में राज्यसभा का बस पावर नहीं होता है। ओके, वो लोग बस एडवाइस देगा। ओके, ऐसा करो बोल के, बाद अदरवाइज 14 डेज के बाद वो जो जो लोकसभा के पास वापस चला जाएगा। ओके, मनी बिल जो। तो ऐसे कुछ कुछ लोग होता है, वो सब थोड़ा डेप में है। ये वो सब चीज़ को पढ़ने के लिए आपको पूरा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत खोलना पड़ेगा।
इसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, जितना भी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई। ओके, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? सीजीआई। ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद नीति आयोग। नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015। ये क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि अभी नीति आयोग चल रहा है। ओके, ये 5 इयर्स प्लान था ना, 5 इयर्स प्लानिंग था, वो जो हम लोग रशिया से लिया था, यूएसएसआर से लिया था 5 इयर्स प्लान, जो उसको खत्म कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में। ओके, जब 12 बार चल रहा था। ओके, इसके बाद नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर लोग को भी थोड़ा देख के जाओ। ओके, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए दिया। गंगेटिक डॉल्फिन। ओके, जो गंगा में चलता है डॉल्फिन, वो जो हम लोग का नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स है। ओके, तो ये थोड़ा था क्विक रिवीजन बोल सकता है, क्योंकि यहाँ में हम बोल सकते हैं कि सारा नहीं पढ़ाया मैंने, बट जो जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगा, क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं आते, जस्ट हाईलाइट करके दिया है कि इंडियन पॉलिटिक्स ऐसा होता है, या ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चंस लोग होता है ना ऊपर ऊपर का, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फंडामेंटल राइट्स का या डीपीएसपी का। ओके, वहाँ से क्वेश्चंस आने का ज़्यादा चांसेस होता है। ओके, नहीं तो स्टार्टिंग का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म किया था उसका जो फिगर्स लोग होता है ना, वहाँ से भी आ सकता है, जो जो इंसान फर्स्ट इंसान लोग है। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकता है। ओके, इंडियन पॉलिटी से इतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं एफपी एसएसबी में। बट अगर आप सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। और जीएस पेपर 2 में भी आपको यहाँ में एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ही आएगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इंडियन पॉलिटी इतना तक ही था। होप आपको कुछ समझ में आएगा। समझ में नहीं आने से आप फ्रीली कमेंट में पूछो, हम समझा देगा। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना तक ही था।